नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर। आज के इस ब्लॉग में मैं फिर से मणिपुर की बात करना चाहता हूँ। वो मणिपुर जो कि लगातार 17-18 महीने से सुलग रहा, जल रहा, लेकिन इन बेशर्म सत्ताधीशों से जो न कहे जिनके लिए वो कम होगा कि पूरे विश्व के नेता बनने की चाहत में वो अपने देश, अपने ही एक राज्य को भूले पड़े। पूरे विश्व में शांति समझौता कराने, वहाँ का युद्ध रखवाने और विभिन्न देशों के शीर्ष पुरस्कार लेने की चाहत में न सिर्फ मणिपुर को बल्कि एक ऐसे राज्य को जहाँ की डबल इंजन की सरकार बिल्कुल ही असफल साबित हो गई है और यहाँ तक कि वहाँ के खुद के पार्टी के विधायक यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कई बार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से ये कह चुके हैं, पत्र लिखकर कह चुके हैं कि जब तक आप यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को नहीं हटाएंगे तब तक मणिपुर में स्थायी शांति संभव नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अब की बार वो समुदाय जो मुख्यमंत्री का समुदाय है यानी कि मैतेई समुदाय, उसने 24 घंटे का ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर एन बीरेन सिंह से इस्तीफा नहीं लिया जाता है और मणिपुर की स्थिति नहीं सुधरती है तो निश्चित तौर पर वो सीधी कार्रवाई करने को विवश होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में अविश्वास का माहौल है। इन गांव के लोग, इन्हें न तो स्थानीय पुलिस पर भरोसा है और न ही केंद्र की भेजी गई फोर्स पर। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्रालय में उनके अधिकारियों से बातचीत की थी और स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर मणिपुर की स्थिति न सुधर रही हो तो कृपया अपने अर्धसैनिक बलों को वापस बुला लिया जाए, क्योंकि अर्धसैनिक बल कुछ भी करने में असफल साबित हो रहे हैं। एक नदी में 2 महिलाओं और बच्चों की तैरती लाश मिलने के बाद निश्चित तौर पर मणिपुर फिर से सुलग उठा। मणिपुर की स्थिति जो कि एक शांतिप्रिय राष्ट्र था और वहाँ के निवासी अपने अपने क्षेत्रों में रह के आपसी सौहार्द से रहते थे, लेकिन आखिर ये राजनीति जो न हो वो कर रहा है। एक ऐसे निर्णय ने मणिपुर को सुलगा दिया है जो अभी तक उसकी हिंसा, उसकी तपिश बुझने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर की हालत इतनी खराब हो गई कि 4 भाजपा विधायकों के घर फूंक दिए गए और अनियंत्रित भीड़ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आवास की ओर चली, लेकिन अर्धसैनिक बलों ने किसी तरह मुख्यमंत्री के आवास को जलने से बचाया। तो आखिर ये जो स्थिति है वो ये दर्शाने को पर्याप्त है कि देश के सत्ताधीश मणिपुर को अपने देश का हिस्सा मानते हैं। अगर मानते होते तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहाँ के
दोनों वर्गों समुदायों के लोग निरंतर मुख्यमंत्री को हटाने की बात करते रहे। यहाँ तक कि ये भी उन्होंने निवेदन किया कि प्रधानमंत्री एक बार हम लोगों को बिठा कर और शांति समझौता कराएं। लेकिन प्रधानमंत्री हैं जिनके पास विदेशों में यात्रा करने का समय है, जिन्हें विभिन्न देशों के बीच चल रहे मनमुटाव युद्ध को रुकवाने की फुर्सत है, लेकिन उन्हें अपने ही राज्य में, अपने ही देश में सुलग रहे एक राज्य को दो समुदायों के बीच चल रहे सरफटौल को रोकने का समय नहीं। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में गए। विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री का जाना या देश का प्रतिनिधित्व करना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन जब देश की परिस्थिति खराब हो, यहाँ तक कि देश में ऐसी कोई स्थिति हो, तो वहाँ के सत्ताधीश को, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को निश्चित तौर पर अपनी यात्रा कैंसिल करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि जब अमेरिका या अन्य राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक महत्वपूर्ण बैठक को इसलिए टाला है कि वहाँ प्राकृतिक आपदाओं से उनका देश, जो प्राकृतिक आपदाएं आईं उससे देश में मुश्किल का माहौल बना, और उस मुश्किल के माहौल को मैनेज करने के लिए उन राष्ट्राध्यक्षों ने एक अति महत्वपूर्ण बैठक को टाल दिया। लेकिन ये भारत, ये विश्व गुरु बनने की चाह में यहाँ के प्रधानमंत्री अगर हो जाए तो पूरे देश को जलाने में या देश की स्थिति को सुधारने में कोई रुचि नहीं रखते। आखिर भारत सरकार कर क्या रही? जिस डबल इंजन का सरकार का जिक्र आम चुनाव में करते हुए देश के सत्ताधीश आघाते नहीं हैं, आखिर 18 महीने में पर्याप्त पुलिस के वहाँ होने, अर्धसैनिक बलों के वहाँ होने, यहाँ तक कि सेना तक की वहाँ डिप्लोमेट की बात भी, अगर मणिपुर की स्थिति नहीं सुधर रही है तो इसके लिए दोषी आखिर कौन है? इसके लिए डबल इंजन को दोषी माना जाए या केंद्र में बैठी उस सरकार को दोषी माना जाए जो खुद को विश्व गुरु कहती है और शांति का एक मसीहा करने की कोशिश करती। ऐसा लगता है कि दोनों समुदायों को अब जब मणिपुर की सरकार पर विश्वास नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अब ये निवेदन कर रहे हैं कि कृपया आप यहाँ से या तो सेना हटाएं या मुख्यमंत्री को हटाएं। इसके बावजूद भी देश के सत्ताधीश अपना निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्हें कुछ सुलझाना है। वो बेशर्मी से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि देश के गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी के बाद अपनी महाराष्ट्र की रैलियों को टाल दिया, लेकिन इससे होता क्या? आपके अधिकांश नेता वो पड़े हुए हैं झारखंड में, और कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा, जो कि एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो न सिर्फ केंद्र सरकार को शर्मसार करता है, बल्कि अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही गृह मंत्री पर सवालिया निशान उठा। उन्होंने एक सार्वजनिक जनसभा के दौरान हाथ में एक पर्चा पकड़ा और उन्होंने ये कहा कि आखिर आप ये बताएं कि ये पर्चा हमारे जो हाथ में है, इंटेलिजेंस से ये खबर मिली है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए राज्य में आते हैं
मदरसों में रुकते हैं और यहीं उनके आधार कार्ड आज बनाए जाते हैं। यहाँ फिर से मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि आखिर घुसपैठ के लिए जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर पर जो फोर्स है, अर्धसैनिक बल हो, सेना हो, वो आखिर किसके अंदर में है? अगर इसके बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद आप घुसपैठ को नहीं रोक पा रहे हैं और वहाँ की नागरिकता देने को नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का फेलियर माना जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश को कोई बसा भले ही ले, कोई भी राज्य किसी बाहरी आदमी बसा भले ही ले, वहाँ रहने भले ही लगे वैध तरीके से, लेकिन उसकी नागरिकता को देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय का होता है। और गृह मंत्री कौन है और देश की सरकार किसकी है, ये शायद ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है, जो निरंतर झारखंड में चुनाव जीतने के लिए घुसपैठ की बात तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आखिर वो 10 साल से सत्ता में बैठे हैं, अब तो 11वां साल भी ख़त्म होने पर आया, तो आखिर वो कर क्या रहे हैं वहाँ बैठकर? आखिर वो घुसपैठ को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे? और उनको ये भी जवाब देना चाहिए कि आखिर मणिपुर को उन्होंने बेसहारा क्यों छोड़ा हुआ है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।